बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से। हफ्ते का दूसरा दिन यानी कि मंगल, और उम्मीद है कि अच्छा स्टार्ट हुआ है। नहीं तो कोशिश करेंगे कि बेहतर स्टार्ट हो। आजकल एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम करी है, वो ये है कि एक तरफ तो गर्मी ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ पता है फ्लू हो रहा है लोगों को बहुत ज़्यादा। एक्चुअली लोगों को मुझे नहीं पता, ये मैं अपनी वजह से मैं बात हो कर रहा रहा है हूँ। क्योंकि गर्मी का फ्लू भी आपको पता है होता है। जी, गर्मी का फ्लू से होता है, और बहुत सारे लोग या तो वो एसी के नीचे सो जाते हैं इस वजह से, या पंखे के नीचे भी अगर डायरेक्ट हवा आपको लग रही हो तो उससे भी एसी से डायरेक्ट आप जब धूप में जाते हैं तब भी ये मामला होता है। गाड़ी में या ऑफिस में भी ये होता है। यस, तो इस मामले में बी वेरी केयरफुल। समटाइम्स ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। शदीद गर्मी से शदीद ठंडे कमरे में मत जाइए। और हाँ, अभी फील नहीं हो रहा आपको? मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ बेसिकली। तो हाँ, एहतियात बहुत जरूरी है जी गर्मी को लेकर, और हम मुसलसल इस पर तवज्जो दिला ही रहे हैं। दूसरा ये कि चूंकि गर्मियाँ हैं और पाकिस्तान को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो पानी बचाइए, पानी जाया मत कीजिए। ये एक हमारा अर्ली मॉर्निंग मैसेज अपने आप को भी, जब हम समझा रहे होते हैं तो प्रोग्राम में डिटेल में भी बात करनी है। पानी का बहरान जो है वो संगीन हो रहा है, उस हवाले से आज हमने डिटेल में बात करनी है। लेकिन आगाज में हम कराची ब्लास्ट के हवाले से बात करेंगे। बड़ी सैड पुकारा और कहा कि मामा उठें। उस वीडियो ने पूरे मुल्क को का दिल दहला के रख दिया। लेकिन ऐसी वीडियोस हम कब तक देखते रहेंगे, कब तक हम उदास होते रहेंगे? अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, उनके ख़ानदान को, उनके बच्चों को सब्र दे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह करे इसके मुजरिम के फ़रे किरदार तक पहुँचें और ये वाक़यात मज़ीद न बढ़ें जो ऐसा लगता है दोबारा से शुरू हो रहे हैं। अल्लाह करे ये रुक जाए। तीसरा ब्लास्ट है हाँ, मुसलसल। सो इट्स अलार्मिंग बट स्टिल तमाम तर हमदर्दियाँ, तमाम तर अफसोस हमारा उस फैमिली के साथ है। अभी हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और आगाज़ में आपको बताएंगे आज के हेडलाइंस। फौरी इलेक्शन या मुश्किल फैसले। हुकूमत के लंदन में मुशावरत के बाद इत्तेहादियों से सलाह मशवरे शुरू। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया। हुकूमत के इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की फौरी इलेक्शन कराने की तजवीज़। फैसले सियासी मफाद नहीं, कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए किए जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मशवरा। पीटीआई की लॉन्ग मार्च के लिए भरपूर अवामी राब्ता मुहिम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जज्बाती ओपोजिशन में फौरी इलेक्शन की मुसलसल तकरार। हुकूमत शदीद दबाव का शिकार। इमरान खान की जान को मुबैना खतरात। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम कर दी। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की भी पेशकश। साबिक वज़ीर आला पंजाब 4 साल में अरबपति कैसे बन गए? मुस्लिम लीग नून ने उस्मान बुज़दार की मुबैना करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब से रुजू करने का ऐलान कर दिया। कोपेमाई की तरबियत कैसे और कहां से ली जा सकती है, जानिए पाकिस्तान के मारूफ कोपेमा अब्दुल जोशी से। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुलंद फिशार खून यानी कि हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। मौसम गर्म, सियासत गर्म। हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये कह रहे हैं, पारा इंतहा को छू रहा है। इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल है सियासत को लेकर। हुकूमत एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में एक सख्त अपोजिशन को फेस कर रही है, तो दूसरी जानिब हम अगर बात करें तो जो बिगड़ती मईशत है उसका चैलेंज हुकूमत को दरपेश है। मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत के पास इस वक्त ऐसा लगता है कि महज 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि फौरी तौर पर इलेक्शन कॉल कर लिया जाए, और दूसरा ये कि ये मुश्किल फैसले जो इस वक्त उनके सामने खड़े, उनको आंखें दिखा रहे हैं, इनको कर लिया जाए और फिर अपनी मुद्दत पूरी की जाए और फिर इसके बाद इलेक्शन कराए जाएं। इस सिलसिले में पहले वज़ीर आज़म और नून लीग की जो मरकज़ी क़यादत है उसने नवाज शरीफ साहब से सलाह मशवरे किए, वो लंदन गए। अब उन्होंने इत्तेहादियों से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है, और गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी एंड द की प्लेयर्स जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थे, अलग अलग उनकी मुलाकातें हुई हैं और इस मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में होने वाले फैसलों पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए जो मुशावरती इजलास है वो भी बुलाया है, जिसके बाद इम्कान ये है कि हुकूमत अहम फैसलों का ऐलान कर सकती है। साबिक वज़ीर आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद काका नवासी ने भी मौजूदा सूरत हाल को बहुत तशवीशनाक करार दिया और इत्तेहादियों को क्या मशवरे दिए, आपको सुनाते हैं। के मामला देख लें, 2500 अरब का सर्कुलर डेट हो चुका है। गैस जहाँ सर्कुलर डेट 2018 में 0 था, आज 1500 अरब पे है। कराची इलेक्ट्रिक की जो डिफरेंशियल सब्सिडी है आज 300 अरब के करीब पहुँच चुकी है। जो भी फैसले होंगे
उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए आज जिम्मेदारी ये सबकी होनी चाहिए। आज सियासत की सानवी हैसियत है, आज जो मुश्किल फैसले हैं इसमें सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इस वक्त एक तरफ तो कंफ्यूजन का शिकार हुकूमत है तो दूसरी तरफ इंतहाई जज्बाती ऑपोजिशन है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पहले धमकियां में जो खत है उसका बयानिया बनाया, फिर अंदरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाया और अब वो अपने कत्ल की साजिश का भी दावा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सवाबी में जलसा किया, हुकूमत और इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनवाया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुना। बाहर की साजिश और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है, हमने किसी सूरत अमरीकों के गुलामों को, चोरों और डाकुओं को हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। तो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो ख़तरात पेश नज़र हैं उसके तहत वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देते हैं और अगर आप इस हवाले से तहकीकात भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम जुडिशल कमीशन जो है वो भी बनाने के लिए तैयार हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार मंसूर अली खान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मौजूदा सियासी सूरत हाल ऑब्वियसली हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कन्फ्यूजन है और ये आप बेहतर तौर पे जानते हैं कि अभी जो हुकूमत की पोजीशन है उसमें बहुत सारे सख्त फैसले भी लेने हैं और बहुत सारे दीगर मामलात को भी देखना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, अवामी राबता मुहिम उनकी जारी है, लॉन्ग मार्च का इंदिया वो दे चुके हैं। किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे इस मौजूदा सियासी सूरत हाल का? जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिसीजन इस हवाले से है कि क्या, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि फौरी इंतखाबात की तरफ जाया जाए या टफ डिसीजन ले लिए जाएं और उसके बाद अपने टाइम के ऊपर इंतखाबात हों। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त अगर फौरी इंतखाबात की तरफ ये लोग जाते हैं, मौजूदा हुकूमत ऐसा कोई ऐलान करती है, तो इस वक्त इमरान खान साहब फुल एग्रेसिव मोड के अंदर हैं, बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं, बाउंसर्स आ रहे हैं, यॉर्कर्स आ रहे हैं और मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि अगर इस वक्त हम इलेक्शंस के अंदर गए तो इमरान खान साहब का मोमेंटम बहुत अच्छा है और इलेक्शंस में जाने का मतलब ये है कि आपको हेवी लॉसेस उसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइम पीरियड को कंप्लीट होने दिया गया तो फिर भी एक चांस है कि इकोनॉमी का रिवाइवल शायद हो सके और उसके बाद जो है वो हम एक इवन प्लेइंग फील्ड के अंदर आ सके। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर काफी डिफिकल्ट है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब के लिए शायद मुख्तदर हलकों के अंदर अभी भी सपोर्ट मौजूद है और शायद हर गुजरते दिन के साथ साथ इस हुकूमत के लिए जो है वो प्रेशर सिचुएशन और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन इत्तेहादियों की जहां तक ताल्लुक है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कल हमारे शो में रात को मौजूद थे तो उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या आप लोग ये चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो, तो उन्होंने कहा कि ये शायद मुझे मिस कोट किया जा रहा है, मुझसे पूछा गया था कि क्या आप फौरी इंतखाबात के लिए तैयार हैं, तो मैंने ये जवाब दिया कि हम लोग हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से कोई फिलहाल ऐसी सजेशन नहीं गई कि जी फौरी इंतखाबात की तरफ चले जाएं। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी यही खबर है कि वो भी नहीं चाहते कि फौरी इंतखाबात हों। मौलाना फजल रहमान साहब भी जो है वो ये नहीं चाहते कि फौरी इंतखाबात हों। मेरा ख्याल में नून लीग के अपने रैंक्स के अंदर जो है वो ये कंफ्यूजन पाई जाती है और वहां पे कई ऐसे लीडर्स हैं जो ये सजेशंस दे रहे हैं कि जी इससे बेहतर है कि हम फौरी इंतखाबात की तरफ चले जाएं। मेरा ख्याल में आज शाम को एक बड़ी अहम मुलाकात अपने तमाम इत्तेहादियों के साथ वजीर आजम की होने जा रही है और उसके बाद काफी हद तक एक सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जाहिर बात है वजीर आजम का ये मानना है कि अगर हमने टफ डिसीजन लेने हैं, अगर हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी है तो फिर इसकी जिम्मेदारी तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर सबको लेनी पड़ेगी। सिर्फ मुस्लिम लीग नून को जो है वो पंचिंग बैग ना बनाया जाए। ये जिन पार्टी रहनुमाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन ये बात मंसूर आपको भी मालूम है कि असल फैसला नून लीग को लेकर लंदन से आना है, इसीलिए पूरी कैबिनेट वहां पे प्राइम मिनिस्टर समेत गई। तो क्या इस हवाले से कोई इत्तलात आपकी या फिर एनालिसिस आपका है कि लंदन से क्या फैसला हो रहा है रिगार्डिंग इंतखाबात या इस्लाहात?
लंदन बिल्कुल मेरी बात हुई थी, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही बता दूं कि लंदन से एक बड़ी अहम शख्सियत आज रात को हमारे प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर रहे हैं। उनका पूरा एक इंटरव्यू हम कर रहे हैं लंदन से। लेकिन जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने मुझे यही बात बताई कि जी हम लोगों ने फिलहाल शहबाज शरीफ साहब को तो ये मैंडेट दिया है कि वो ये फैसला करें, लेकिन शर्त यही है कि अगर तो फैसला करना है, अगर तो कीमतें बढ़ानी है, तो फिर तमाम इत्तेहादियों को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका सारा बोझ हम उठा लें, सारा का सारा क्रिटिसिज्म हम बर्दाश्त करें, लेकिन इत्तेहादी जो है वो पीछे से सिर्फ खड़े होकर जो है वो सब कुछ देखें। ऐसा नहीं हो सकता। ऑन अ लाइटर नोट, आई होप ये लंदन अहम शख्सियत ही कराची से नहीं लाहौर से है क्योंकि वो फिर जरा मसला हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए वो जी मंसूर, आप बताइए। मैं ये कह रहा था साबिक वजीर खजाना इसाक डार साहब की बात, इसाक डार साहब, चले वी लव टू लिसन जी, क्या कहते हैं वो। अच्छा, दूसरी जानिब हम आगे अगर बढ़े, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का थोड़ा सा मुवाजना कर लें। हमने 3 डिफरेंट फेजेस बीइंग इन ऑपोजिशन हमने उनके गिनवाए, जिसमें बैनुल अक़वामी साजिश की भी बात की, अंदरूनी साजिश, और अब उनके कत्ल की साजिश है। हुकूमत तो कह रही है हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दी है, और उसके साथ साथ अगर वो वीडियो सामने लेके आते हैं तो फिर हम उन्हें इस पर जुडिशल कमीशन भी बना सकते हैं। आपके ख्याल में ये भी क्या महज एक बयानिया है इमरान खान साहब जो बना रहे हैं, और इस बयानिए का फायदा क्या हो सकता है अगर महज बयानिया है, या खुदा ना खास्ता अगर खबर भी है तो इसका फायदा क्या हो सकता है इमरान खान साहब की सियासत को? अच्छा इमरान साहब, मैं एक्चुअली ये शायद कोई और मुल्क होता ना और वहां पे कोई और सियासतदान इस किस्म की बात करता तो उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता था। लेकिन चाहे इसको सियासी तौर पे भी अगर इस बात को कहा गया है, लेकिन मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पे वज़ीर आज़म जो है वो कत्ल हुए हैं, जहां पे बड़े बड़े सियासतदान यहाँ पे कत्ल हुए हैं, दहशतगर्दी की भेंट चढ़े हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। सो अगर इमरान खान साहब ने ये बात जो है वो सिर्फ सियासत के तौर पर की भी है, मैं तब भी इसको एक्चुअली उस तरह नहीं लूंगा, एंड आई विल टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि नो मैटर व्हाट हैपेंस वो एक पार्टी के सरबराह हैं, एक फॉलोइंग, बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी इस मुल्क के अंदर, और अगर वो इस किस्म की बात कर रहे हैं तो उनको हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये उनका राइट है। मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, मैं उसके खिलाफ हमेशा जाता हूं, और वो ये है कि कोई भी सियासतदान हो, उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, और अगर उसकी जिंदगी को एक थ्रेट मौजूद है तो स्टेट का फर्ज है कि उसको हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सो आई डोंट केयर कि इमरान खान साहब ने ये बात जो है सियासत के लिए की है, वैसे की है, सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। जो रहनुमाए हमारे साबिक वजीर आजम भी हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई उनको थ्रेट कर रहा है तो वो पहले बताएं कि मुझे ये शख्स थ्रेट कर रहा है, या फिर किसी हादसे का इंतजार करें और उसके बाद वीडियो मैसेज या कुछ ऐसा लाएं? आई थिंक इट्स ड्यूटी कि वो उसको सामने लाएं कि मुझे इस शख्स से थ्रेट है और इसके खिलाफ इसका कलाकमा किया जाए। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू, बिल्कुल। और इनको फौरन से पहले सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी चाहिए, बल्कि पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आए, ताकि लोगों को पता हो कि किस तरफ कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी जानिब से इस किस्म की थ्रेट मौसूल हुई है, या उनको कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जहां से ये थ्रेट मौसूल हुई है, ताकि फिर इनकी हिफाजत की जा सके। क्योंकि मैं दोबारा वही कहूंगा कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपका लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मंसूर, वैसे तो इमरान खान साहब की सियासत के जितने साल रहे, उनको उस्मान बुज़दार की वजह से बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया हमेशा से, चाहे उनकी अपॉइंटमेंट हो या उनकी कारकर्दगी हो। अब उस्मान बुज़दार साहब की जो मुबैना करप्शन है उस पर नून लीग ने जो कहा है, एक इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उन्होंने कह दिया है कि हम इस पर तहकीकात करवाएंगे। क्या लगता है आपको, ये जो अरबपति बनने का मामला है उस्मान बुज़दार साहब का सालों के अंदर, तो इस पर किस तरह से नून लीग एक्शन लेगी, और इमरान खान साहब का इससे कोई डैमेज कर सकेगी ये तमाम तक अगर ये केस चलता है और नून लीग इसको परसू करती है? अच्छा, मैं दोबारा उसके अंदर ही बात कहूंगा कि हमारे यहाँ पे पॉपुलर ओपिनियन जो है ना वो यही होता है कि जी सियासतदान एक दूसरे के ऊपर चोर के करप्शन के इल्जाम लगाते रहते हैं, बस जी हमें पता लग गया है तुमने इतनी अरब की करप्शन की है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक लीगल प्रोसीजर है, भाई आपने फलां के ऊपर केस किया है, वो कोर्ट के अंदर चलेगा, कोर्ट के अंदर फैसला होगा, जब तक वो फैसला नहीं होता आप किसी को किस तरह गुनहगार जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सेम यूज्ड टू गो फॉर मुस्लिम लीग नून, जब उनके लीडर्स के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस होते थे और फिर बाद में पता चला पता नहीं कितनी देर उन्होंने नैब की हिरासत में भी गुजारी और उसके बाद बाहर आ गए और कुछ भी नहीं हो सका। तो अगर वो डाउट्स हम लोग नून लीग के लीडर्स को देते थे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को भी आपको देना पड़ेगा। अभी ये इल्जामात हैं और जारी बात है, हम जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त स्निफ कर रही है, डेग कर रही है कि हमें कुछ मिल जाए करप्शन के हवाले से और हम लोग जो है इनके ऊपर एक ऐसा बयानिया बिल्ड कर सकें, चाहे उस्मान बुज़दार हो चाहे कोई भी हो। एक रूल ऑफ लॉ है, आप
आप बेशक केस पहले फाइल करें, उसके बाद केस चलेगा, फैसला आएगा, फिर कोई डिक्लेयर होगा कि वो करप्ट है या नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सियासत से हटके इन दी एंड मंसूर अली खान, हालांकि हमें इस पे पहले बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे लिए सियासत, हमारे सियासतदानों के लिए भी और हमारे लिए भी तरजीह है मईशत की तरफ आ जाते हैं। एक दफा फिर कल 1100 पॉइंट्स मार्केट गिर गई, कोई ऑलमोस्ट 42,000 समथिंग पे 43,000 की सतह तक आ गई। सोना रिकॉर्ड हाई कोई 1,36,000 तोला हो गया, डॉलर रिकॉर्ड हाई 196 रुपए प्लस हो गया। वेयर इज शहबाज स्पीड, कल हमने प्रोग्राम के एंड पे भी ये सवाल किया था, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम अपने पहले महीने के अंदर जो कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, इट इज एब्सोल्युटली होपलेस। मैं इससे शायद और कोई लफ्ज मेरे दिमाग में नहीं आता जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है। हमने इमरान खान साहब की हुकूमत के भी पहले साल के अंदर देखा था कि समझ नहीं आ रही थी IMF के पास जाए ना जाए, जाए ना जाए, उसी कश्मकश के अंदर पूरा एक साल गुजार दिया और उस एक साल के अंदर इस मुल्क का बहुत बेड़ा गर्क हुआ। अल्टीमेटली उनको अपना वजीर खजाना तक तब्दील करना पड़ा। अगर तो शहबाज शरीफ साहब भी इस किस्म की इनडिसाइसिवनेस के अंदर चल रहे हैं तो मेरा ख्याल में वो अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं। मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल एक्चुअली जो नए श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर है उनकी देना चाहूंगा, जिन्होंने कल एक्चुअली एक स्टेटमेंट जारी किया और पूरे मुल्क को उन्होंने बताया कि जी देखें, सिचुएशन बहुत खराब है, हमें टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको अपनी बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, अपने खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। पेट्रोल वहां पे सिर्फ एक दिन का रह गया है, श्रीलंका के अंदर सिर्फ एक दिन का पेट्रोल रह चुका है। वहां पे जो माशी सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान से हद तक काफी मिलती जुलती है, लेकिन वो जो नए वजीर आजम है उन्होंने कहा कि जी मैं ये टफ डिसीजन लेने लगा हूं और पूरी कौम को मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब को भी ये चाहिए था कि आते साथ ही पहले 10 दिन के अंदर ये फैसले करते, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इमरान खान साहब का बयानिया इतना चल रहा था कि उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकलैश आएगा, तो इसलिए वो टफ फैसले करने से अभी तक कतरा है। और दो फर्क और भी है श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान। एक तो देयर ऑफ 80 बिलियन यूएस और हम 330 बिलियन यूएस हैं, एंड देन उनका जो वजीर आजम निकला है, लोगों ने उसके सामने एहतजाज किया है कि तुम्हारी पॉलिसीज की वजह से ये हाल हुआ है, जबकि हमारे वजीर आजम अवाम में मजीद मकबूल हो गए हैं, साबिक वजीर आजम। तो ये फर्क जरूर है। अली खान, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद रहे सीनियर साफी और तज्जियाकार मंसूर अली खान, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तबसरा हमारे सामने रख रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाते हैं कुछ कोपैमाई के हवाले से। वैसे कल एक बड़ी अच्छी खबर आई थी अब्दुल जोशी के हवाले से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया था। तो आज का हमारा जो सफर शर्त है ये कोपैमाई के हवाले से ही है कि इसकी ट्रेनिंग कैसे ली जा सकती है, कितनी मुश्किल है, ये सब कुछ वकार मलिक आज के सफर शर्त में बता रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ठुक ठुक ठुक। सुनते आए हैं कि मोहब्बत को पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, और ये हम कहाँ से सुनते आए हैं? ये हम कहानियों से सुनते आए हैं, ये हम रवायात से सुनते आए हैं। लेकिन जब आप इस तरह के माउंटेन्स की जानब जाते हैं, इस तरह के पहाड़ को सर करने की जानब जाते हैं, तो यकीनन सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं होता, सिर्फ इश्क काफ़ी नहीं होता, उसके साथ अकली हीलो हुज्जत जो है और इस तरह की ट्रेनिंग और तरबियत और वो तमाम मराइल से गुजरना पड़ता है। तो जोशी सिर्फ जोश और मोहब्बत और वलवला और ये तमाम चीज़ें एक पहाड़ को सर करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि तरबियत काफ़ी है, तरबियत ज़रूरी है और ट्रेनिंग ज़रूरी है। ऐसा ही है? ऐसा ही है, क्योंकि तरबियत के बगैर जो ना लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आप पढ़ना लिखना, मतलब जब आप पढ़ने के लिए जाते हो तो उसके लिए बेसिक एजुकेशन चाहिए होंगे, या आप अगर कोई अच्छा सा जॉब करना चाहते हो उसके लिए एजुकेशन काफ़ी है। मुझे बताइए कि लाहौर या इस्लामाबाद में कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए, वहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स हैं? लाहौर इस्लामाबाद में है, लेकिन जो असल में आप जो सही ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो आप जीबी की तरफ आप रुख करें, ताकि लोकेशन असल में ये कि यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स है। आप जो ना सिर्फ ये नहीं है कि आपको तरबियत दे दें, और मतलब वो आपको छोटी छोटी चीज़ें, मतलब वहाँ पे वॉल्स हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन जो एक होता है कि आप अपने एक दिलेरी होता है उसमें
जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो बड़े माउंटेन्स पर आके ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में ये बताइए कि हमारे यहाँ कुछ इदारे हैं जो इस तरह की तरबियत फराहम करते हैं, और किस उम्र में, मतलब एक बच्चे को टीन एज में डाला जाए, किस उम्र में वो उसको इस क्लाइंबिंग की जानिब उसकी तरबियत की जानिब डाला जाए? तकरीबन हर चीज़ जो है ना वो बचपन से ही सीखना चाहिए। लोग अगर अपने बच्चों को एक अच्छे माउंटेन बनाना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में क्लब्स हैं? एडवेंचर में लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में है क्लब्स। पाकिस्तान में वैसे तो अल्पाइन क्लब है, अभी यहाँ पे जीबी में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स है कि वो माउंटेन स्कूल्स है, यहाँ पे गिलगित में भी है और स्कर्दों में भी है। आप भी तरबियत देते हैं? जी मैं ख़ुद भी तरबियत देता हूँ और मैं शिमशाल माउंटेन गाइड्स की तरफ से मैं तरबियत देता हूँ, और स्पेशली मैं फीमेल्स के हवाले से भी ज़्यादा काम करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ उनजा की तरफ और चित्राल की तरफ भी मैं काम करता हूँ। और ये जो रिस्क फैक्टर है ये तो तब ज़्यादा हो जाता है ना जब आप किसी माउंटेन में और बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करते हैं और बहुत ऊपर चले जाते हैं तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, लेकिन एक नॉर्मल एल्टीट्यूड पे तो रिस्क फैक्टर इतना नहीं होता और सेफ्टी मेजर्स ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। मैं नाजरीन को एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई इतनी ऐसी ख़तरनाक गेम नहीं है, ऐसी ख़तरनाक स्पोर्ट्स नहीं है, वो एक ख़ास सर्टन लेवल है जिसके ऊपर इसकी ख़तरनाकी में इजाफा हो जाता है और इसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। जी यही है, क्योंकि जब आप जितना ऊपर जाएंगे इतना इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा मतलब बढ़ती जाती है। लेकिन ये हेल्थ एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी है। असल में जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ स्पेशली कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और दूसरी ये कि जब आप कहीं पे भी जाते हो, टूर पे जाते हो या आपके सामने कुछ भी डिज़ास्टर होते हैं तो आप जो है इजीली उसको रिस्क्यू करते हो। मेन चीज़ यही है। ख़वातीन यानी वुमेन में और जो मर्द हैं उनमें भी कोई फ़र्क है या दोनों ये तरबियत हासिल कर सकते हैं? जो मेरी नज़रों में ये कि दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों के लिए सेम तरबियत होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ जो एक हेजिटेशन होती है कि शायद ये क्लाइंबिंग या माउंटेनरिंग और ये इस तरह का काम जो है वो गलत है। वो गलत है। हमारी नज़रों में ये कि जो भी हम एडवेंचर में बहुत सारी ख़वातीन को ट्रेनिंग दी है, आप ये समझते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह सक्सेसफुल रही? माशाल्लाह यहाँ तक जो मैंने ट्रेनिंग दिया हूँ यहाँ तक काफ़ी ऐसे लोग हैं कि वो काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान में माउंटेनरिंग की इस दुनिया में ख़वातीन आ रही हैं, मुख्तलिफ़ चोटियाँ सर करने की हमें ख़बरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ अभी स्पंतिक के हवाले से थी, किसने सर किया था? स्पेंटिक सलीना ख्वाजा ने किया। हाँ उन्होंने किया, फिर समीना बेग हैं, फिर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आ रही हैं और इसके लिए इंकरेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी चाहिए। आप हमें पहले तो ये सारा इक्विपमेंट बताएं कि ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए स्पेशली, ठीक है, फिर आइस के बता दीजिए, पहले रॉक क्लाइंबिंग का बताइए कि ये क्या क्या है और ताकि हमें आइडिया हो कि किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है स्पेशली रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो क्या क्या है रॉक क्लाइंबिंग के लिए? सबसे पहले आपके पास हार्नेस होने चाहिए। अच्छा। ये हार्नेस जो है ना ये दोनों के लिए, आइस क्लाइंबिंग के लिए भी और आपके रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी है, और साथ में ये जिस तरह ये कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट्स आपके पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये लॉकेबल होने चाहिए। तो उसके अलावा अच्छा ये थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे इसकी करते क्या है, मतलब इसको अपने साथ बांधते हैं, ये क्या करते हैं? ये पहनते हैं इसको। अच्छा वो ये पहनते पहले ये कि अपने एक जो बेल्ट है आपकी कमर में आएंगे, और दूसरा जो ये जो साइड्स है ये आपके थाई में आएंगे, क्योंकि आपको बैलेंस रखने के लिए और स्पेशली आपकी सेफ्टी के लिए। रोप जो ना स्पेशली जो ये आपकी रॉक क्लाइंबिंग के लिए आपके पास डायनेमिक रोप होना चाहिए। ठीक है, डायनेमिक। और ये डायनेमिक से क्या मुराद है? मतलब डायनेमिक ये कि उसमें लचक होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, और आपकी जो फिक्स ड्रॉप है स्टैटिक जो कहते हैं वो सिर्फ फिक्स होता है, और वो जो ना सिर्फ चढ़ने के लिए और आपके रिपेलिंग या फिर आप जो फ्री क्लाइंब करते हो उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। हाइस एमर है, ठीक है, ये जो एमर है ये आपके रॉक के लिए क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल होता है और आपके हाइस के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्पेशली ये जो हैमर साइड है ये आपकी जो ना ये जो पिटॉन्स मेरे पास ये जो पड़ी है इसको जो ना किसी क्रैक में टोकने के लिए ये काम आता है। ठीक है। और दूसरे ये कि आप जो ना लंबा थोड़े से ऊपर सी जगह जो क्रैक्स हैं आपके हाथ नहीं पहुंचते तो आप जो ना इस हैमर के ज़रिए भी आप क्लाइंब कर सकते हो। ठीक।
एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज दुनिया भर में हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो पाकिस्तान में तकरीबन 52% आबादी ऐसी है जो हाइपरटेंशन का शिकार है, मगर उनमें से 42% ऐसे मुतासरीन हैं उनको ये इल्म ही नहीं होता कि वो इस खामोश कातिल का शिकार है। हम बात करें ओबियसली ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की, जिससे इंसानों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिनमें दिल की बीमारियाँ हों, शुगर हो, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या दीगर मामलात हैं, कैंसर, किडनी फेलियर, कैंसर समेत बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं। पाकिस्तान में हर 20 में से 9 अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जुनेद जफर हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हाइपरटेंशन के हवाले से हम एक स्टार्ट में आगाज़ में लोगों के अवेयरनेस के लिए कि बेसिकली जिस तरह से हमने अभी स्टैटिस्टिक्स भी देखे कि बहुत सारे लोगों को इसका इल्म ही नहीं होता। ये है क्या किस तरह से इस पर कंट्रोल हो सकता है या किस तरह के मामला? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और बहुत इम्पॉर्टेंट आपने इवेंट अरेंज किया है आज। हाइपरटेंशन, बुलंद फशारे खून, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, खामोश कातिल भी कहते हैं इसको। बज़ाहिर ये एक बड़ा सनसनीखेज सा नाम है, लेकिन एक्चुअली ये है इसी तरह। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरटेंशन से मतलब क्या है, फशारे खून का मतलब क्या है। हमारे जिस्म में जो खून सर्कुलेट कर रहा है मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देने के लिए, वो एक अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया है, एक प्रेशर के सिस्टम, जैसे एक मोटर होती है, जनरेट करती है प्रेशर और उसके बाद वो सर्कुलेशन होती है। अगर किसी वजह से ये प्रेशर बढ़ जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ये वो टेंशन वाला मामला नहीं है जो हम रूटीन में कहते हैं कि मैं टेंशन हूँ तो मैं हाइपरटेंशन। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ स्पेसिफाई कर दी गई है, डेडिकेटेड। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि हाइपरटेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर का बढ़ना या जो बुलंद फशारे खून की तरफ जाना, ये एक बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अच्छा, ये इतना स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है कि इंसानी जिस्म उसके साथ अडॉप्ट करता चला जाता है, और जैसे जैसे वो अडॉप्ट करता चला जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एक जो इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स है किसी एबनॉर्मल फीलिंग की तरफ, वो ब्लंट होता चला जाता है। नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर अलार्मिंगली हाई होता है, लेकिन वो दे आर ऑल कंफर्टेबल, उनको पता ही नहीं होता। इस वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। एक रीडिंग्स जो है ना, एक कट ऑफ रीडिंग्स दे दी गई हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सिस्टोलिक है, एक डायस्टोलिक है। ऊपर वाला सिस्टोलिक है, नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं। अगर 120 से ज़्यादा है या आपका 80 से ज़्यादा है तो दैट इज़ एबनॉर्मल। अब उसके आगे मुख्तलिफ उसकी सेग्रीगेशंस कर दी गई हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, एलिवेटेड है, लेकिन कट ऑफ वैल्यू 120/80 मिलीमीटर्स मार के दी गई है कि 120 से ज़्यादा हो तो एबनॉर्मल होगा और 80 से ज़्यादा हो तो एबनॉर्मल होगा। अच्छा, इसमें एक तो ये आप इसको मापने के लिए कन्फ्यूजन है क्योंकि कुछ डिजिटल आले मौजूद हैं और उस से जो हमारे पास जो डिग्रीज आती हैं, कुछ लोग या कुछ डॉक्टर साहिबान उससे मुतमईन होते हैं और कुछ नहीं होते। एक तो ज़रा कन्फ्यूजन ये क्लियर करें कि क्या हम जो डिजिटल पैरामीटर्स हैं, ये जो इसको चेक करना है उससे हम चेक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं कि कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो अलार्मिंगली हाई होता है बट दे डोंट नो, तो क्या इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते? देखिए, उसमें ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। जो पहला सवाल है, पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ कि जो डिजिटल और ये, अगर आप देखें जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2022 मनाया जा रहा है, इसका लोगो भी यही है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली मेजर किया गया होगा तो उसके बाद आप उस पर एक्ट करेंगे या जो भी आपने उसको करना है। तो एक तो वो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो वही जो हम मर्करी बीपी ऑपरेटर्स के साथ या जो कर रहे होते हैं डॉक्टर्स रात। एक चूँकि डिजिटल दौर है, हर चीज़ को इजी कर दिया गया है और ये कॉन्सेप्ट बहुत रैपिडली स्प्रेड किया जा रहा है कम्युनिटी में। खुद स्प्रेड कर रहे हैं हम कि आप एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, आप डोमेस्टिक रीडिंग्स लें ब्लड प्रेशर की। एक ऑफिस में, क्लिनिक में बैठा हुआ एक बंदा जो है वो टेंशन, उसके जहन में 100 चीज़ें और डॉक्टर के पास बैठे हैं, कोई बुरी खबर ना सुना दे, पता नहीं, वो एक कुदरती बात है, वो बीपी बढ़ जाता है। इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। डॉक्टर जो कि वाइट कोट पहनते हैं, इसको काउंटर करने के लिए या इसको कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए एक डोमेस्टिक ब्लड प्रेशर रीडिंग्स का कॉन्सेप्ट स्प्रेड किया जा रहा है। अब ये कि डोमेस्टिक से मुराद ये है कि हम अगर अपने घर में बैठ के ब्लड प्रेशर देख लें, ज़ाहिर है वो बहुत हाईटेक सा हो जाता है अगर आप उससे मर्करी ऑपरेटर से करें।
एक बंदे के लिए वो पॉसिबल भी नहीं है, जिसकी वजह से फिर ये डिजिटल ऑपरेटर्स जो हैं इनका कॉन्सेप्ट दिया गया। अच्छा, ओवर द काउंटर अवेलेबल डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, जो आपको पता है हर चीज़ में एक कॉम्पिटिटिव सा इन्वायरमेंट है। बहुत सारी कंपनीज़ बना रही हैं, उनमें से कुछ अच्छी कंपनीज़ भी हैं, कुछ मतलब थोड़ा सा उसमें इतने रिलायबल भी नहीं है। जो हम इसको रिकमेंड करते हैं वो ये है कि आपका एक डॉक्टर जो आपको जिसने ये एडवाइस किया है, आप अपना ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स उठाएं, डिजिटल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्टर के पास जाएं उसको कहें डॉक्टर साहब ये मेरा डिजिटल ऑपरेटर्स है, आप अपने ऑपरेटर से एक दफ़ा बीपी मेजर कर दें, एक दफ़ा इसके साथ मेजर कर लें, हमें उसी वक्त पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके। अच्छा, दूसरा जो आपने पूछा कि इसकी सिम्टम्स कोई नहीं होती, देखें मैंने पहले भी कहा है कि ये स्लो और इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, उसके साथ जिस्म अडॉप्ट करता चला जाता है। बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, माइल्ड सा हेडेक हो जाना, जिस्म में थकावट का एहसास होना, आंखों पे बोझ रहना, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाना। बाज़ दफ़ा लोग आते हैं कहते हैं आंखों में दर्द होता है तो पता लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। कोई भी बंदा जो ऑफिस गोइंग है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, वो इसको मुख्तलिफ चीज़ों से एट्रीब्यूट करता रहता है कि मेरे घर में ये हो गया था तो उसकी वजह से ये हो गया, मेरे जॉब पे ये हो गया था तो उसकी, वो पता लगता है कि एक्चुअली वो तो ब्लड प्रेशर का बेचारा मरीज हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एहतियात किस तरह से की जाए? ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है, इसकी एहतियात क्या हो सकती है, हम इससे बच कैसे सकते हैं, और इनकेस हो गया है तो हम किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जो बेहतरीन जो एडवाइस है वो यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप वो स्टेज ही ना आने दें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। अब बात दफ़ा ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो फेमिलियल चल रही हैं आपकी फैमिली में और वो आपकी जेनेटिक्स में लिख दी गई हैं, आपके इख्तियार में नहीं है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। कुछ हम उसको दो कैटेगरीज में रखते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब सेकेंडरी तो वो है जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ जिस्म के अंदर चल रही हैं, उनकी वजह से बीपी बढ़ जाना। ठीक है। वो कुछ एंडोक्राइन के मसले हैं, कुछ किडनीज़ के मसले हैं, कुछ बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होते हैं सर्कुलेशन के उसमें, लेकिन कुछ हैं प्राइमरी जिसकी कोई रीज़न ही नहीं है। आमतौर पर ये वो लोग होते हैं जिनकी फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है। तो अगर तो आप हेल्थ कॉन्शियस आदमी हैं, अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आप ये देखें कि कहीं आपका फैमिलियल टेंडेंसी तो नहीं है, आप पोटेंशियल हाइपरटेंसिव तो नहीं है कि कहीं आगे जाके, और अगर है तो फिर ऑब्वियसली एहतियात करें। अच्छा, इसके जो ट्रीटमेंट में भी हम यही एडवाइस करते हैं कि सबसे पहला नंबर आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू होती है आपके घर से लेके आपकी जॉब तक और फिर वापस आने तक। ठीक है। अच्छा, वो क्या क्या बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम हमारा खत्म, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल्स पे बात करेंगे जी। डॉक्टर जुनैद जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें सारा बलोच आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं अदाकार मरहूम अहमद बिलाल से। उनसे क्या बातें की और किस तरह की गुफ्तगू की, देखते हैं आज का मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सुबह बखैर। मैं हूँ सारा बलोच और आपके लिए लेके आई हूँ मेरा घर की एक नई एपिसोड। जनाब, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक काम पे बड़ी महारत होती है और दुनिया भर में हम अपना नाम उसी एक काम की वजह से, उसी एक क्राफ्ट की वजह से बना पाते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग एक से ज़ायद काम में टैलेंट रखते हैं, उनको बड़ी ग्रिप होती है। हमारा आज का मेहमान बड़ा खास है, एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद शोबों में काम करते हैं, लेकिन जिस भी शोबे में काम करते हैं अपनी पहचान बना लेते हैं। जी हाँ, वो शायर हैं, वो वकील हैं, वो एक्टर हैं, वो कॉमेडियन हैं, वो होस्ट हैं। मैं बात कर रही हूँ मरहूम अहमद बिलाल की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम उनसे जानेंगे। हम आए हैं उनके घर, करेंगे होम टूर, उनकी वाइफ से मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे बिकॉज ही इज समबडी हु हैज दिस अमेजिंग एनर्जी। सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव द होम टूर बाय मरहूम अहमद बिलाल। कौन आ गया सवेरे सवेरे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसी किथे? ਅਸੀਂ थे, कैसे हैं आप? बिल्कुल जबरदस्त। आइए। Is it a good surprise? Okay, let's call it that way. आइए प्लीज। अच्छा, ये लिविंग रूम है? जी बिल्कुल। ज्यादा वक्त यहाँ गुजरता है या कमरे में? ज्यादातर वक्त वैसे तो लिविंग रूम में ही गुजरता है, कमरे में सोने के लिए जाते हैं। टीवी यहाँ पे है, दोस्त यहाँ पे बैठते हैं, बेगम के साथ यहाँ पे उनकी फरमाबरदारी की जाती है। I have, you know, I've seen your wife, I've met her. She's an amazing person. उनसे मुलाकात करवाएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि मरहूम अहमद बिलाल जी, मरहूम
ग्लव्स क्यों? मैं जब फेसबुक पे अपना आईडी बना रहा था 2008 में, तो मैंने सोचा कि अहमद बिलाल तो बहुत सारे होंगे, मिलने में मुश्किल होगी, तो फिर मैंने सोचा ऐसा नाम ढूंढा जाए जो किसी का ना हो, तो मरहूम लिख लिया। तो जैसे आपसे कोई फर्स्ट टाइम मिला है तो वो काफी शौक तो होता होगा कि मरहूम अहमद बिलाल, मरहूम, ऐसा बहुत रिएक्शन देखा होगा आपने। ये बल्कि मेरे साथ हुआ भी है। 2019 में मैंने एक दफ़ा सर्दियों की रातों में करीम ऑर्डर की, तो उस जमाने में मैं रहता था कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने, मतलब मेरा जो घर था। अच्छा। तो वो आया आदमी, रात के 2 बजे रुका है, मैं फिर गाड़ी में बैठा, उसने कहा सर आपका नाम क्या है? मैं कहा मरहूम अहमद बिलाल। और आप कब्रिस्तान से आए हैं? मैं कहा नहीं भाई, सामने वाले घर से। अच्छा ठीक है। तो वो अच्छा खासा बेचारा घबरा गया। शादी के बाद क्या अच्छा चेंज आया वैसे, एक बात बताएं मुझे। शादी के बाद लाइफ जो है ना वो रूटीन में आ गई है। अच्छा मतलब बहुत रूटीन में आ गई है। पहले मतलब मैं घर से निकलता ही नहीं था, तो घर से निकलता ही नहीं था। हाँ। और अब मेरी लाइफ बहुत रूटीन में आ गई है। टेल मी अबाउट योर फिल्मी करियर, क्योंकि आप वकालत कर रहे थे, खुश भी थे, फिर क्या हुआ कि आपने रेडी स्टेडी ज्वाइन की फिल्म, फिर उसके बाद तीफा इन ट्रबल, और अब माशाल्लाह बहुत सारी बड़ी फिल्में आ रही हैं पाकिस्तान की, मेगा प्रोजेक्ट्स, और उनका ये एक अहम किरदार है। जी, मेरी एक्टिंग का आगाज हुआ हिशाम बिन मुनव्वर की फिल्म रेडी स्टेडी नो से। ओके। रेडी स्टेडी नो जो है एक ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, तो उसकी वजह से तीफा इन ट्रबल मिली। तो उसके बाद मैंने कुछ फिल्म्स किए जो अभी रिलीज़ होने के इंतज़ार में है। उनमें अभी टिच बटन, मनी बैक गारंटी और वंस अपॉन अ टाइम इन कराची में। सो देखा जाए तो 2 फिल्में जो है मंजर आम पे हैं, विच वन यू थिंक कि दोनों में आपका किरदार डिफरेंट था? आपको क्या लगता है कि पजीराई किसको मिली है ज़्यादा? अवाम ने ऑब्वियसली तीफा इन ट्रबल में बिल्लू भट्ट के रोल को, उसकी वजह ये कि ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों ने देखी वो। ओके। तो अगर आप बता दें कि पहली क्या सैलरी क्या थी या क्या मुआवजा मिला था? हिशाम जो है उसका बेसिकली ये था पैशन प्रोजेक्ट, तो उसने अपनी हर चीज बेच बूझ के, सिर्फ अपनी नहीं लोगों की भी बिखवा बिखवू के वो फिल्म बनाई थी। तो इसमें फीस का तो कोई चक्कर ही नहीं था उसमें। तो वो बाकी ये है कि हमारे लिए यही बड़ी अचीवमेंट थी कि जब वो फिल्म सिनेमा में लगी तो हम सबको ऐसे लगा कि हमारा जो है ना वो मेहनत वसूल हो गई है। कहना मैं कुछ और जा रहा था, लेकिन ये चलना टीवी पे है। तो मेहनत वसूल हो गई। जी आप हाँ। ड्रामा के बारे में बताएं, बिकॉज़ वो आपका डेब्यू था ड्रामा इंडस्ट्री में। हाँ, अभी वो मैंने बिल्कुल रिसेंटली किया, फ्रॉड उस ड्रामे का नाम है। पहले बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था, बहुत डिफरेंट सेटअप होता है ड्रामा और फिल्म के शूट होने का, तो वो एक नई चीज एक्सपीरियंस करके बड़ा। अगेन वो कॉमेडी है उसमें, मेरा कैरेक्टर कॉमेडी है? नहीं है। चाय का टाइम हो गया, सुबह सुबह का टाइम है, चाय नहीं है, कोई बात है? प्लीज चाय लीजिए ना, प्लीज चाय अगर हमें कोई दे दे। थैंक यू हिशाम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हिशाम जो है वो इनके कज़न भी हैं, पाकिस्तान के बड़े फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी हैं, और आपने उनको भी एक अलग रूप में देखा है। तो ये होता है जनाब घर की मुर्गी दाल बराबर। हम सब ने आपकी फिल्म देखी तीफा इन ट्रबल। आई लव योर कैरेक्टर, मुझे फिल्म भी बहुत अच्छी लगी थी। तीफा इन ट्रबल के लिए अली जफर ने कैसे अप्रोच किया आपको? वो अप्रोच ऐसे किया कि हमारे एक दोस्त है, उनके पास रेडी स्टेडी नो का एक प्रोमो था उनके मोबाइल में, तो उन्होंने वो दिखाई अली जफर को और ऐसे नईम भाई को। तो इन दोनों ने जब वो देखा तो उन्होंने मुझे कॉल की, सुबह का वक्त था, अली जफर बात कर रहा हूँ। दिल में मैंने कहा और मैंने कहा हाँ जी अली भाई कैसे हैं आप? अब मैंने वकालत वो सूट पहना था, कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और केस लगा हुआ है। अब मॉल रोड वाले सिग्नल पे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन देने आ सकते हैं मेरी तरफ। मैंने कहा जी आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जी फेज 6। मैंने सोचा केस लगने लगा है, फेज 6 ऑडिशन। मैंने कहा ओके फेज 6 ऑडिशन। इंडिकेटर लगा, गाड़ी वापस मोड़ लिया। तो उसके बाद जाके ऑडिशन हुआ फिर, तो ऑब्वियसली लड्डू तो फूट रहे होंगे ना? हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे ही है। अपने अलावा और कौन सा एक्टर पसंद है? जी मुझे सलमान शाह साहब बहुत पसंद है। और फीमेल एक्टर्स में कौन पसंद है? सबा कमाल। ओह माय गॉड, वुड यू वांट टू वर्क विद हर? ऑब्वियसली। आप इतने हमेशा एक अपनी फॉर्म में रहते हैं, आपका अपना एक पर्सोना, एक आपकी अपना ओरा है, बट कभी तो ऐसा होता होगा ना कि जब रोना भी आता होगा, आंसू भी निकलते होंगे? ये होता था एक जमाने में, अब जैसे शादी में अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने से कोई आंसू नहीं आ रहे। निकल गया जिंदगी से, अगर रोना है और ये है। लेकिन फिर भी वो कौन सी चीज है जो आपको ना रुला देती है? बीवी से दूर होना। हाय माँ सदके, मेरा ये दिल ही नहीं लगता। कोई ऐसा किरदार जो आप कभी नहीं करेंगे? मैं लेडी डॉक्टर का। ना ओके। मौसीकी का शौक है? मौसीकी सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, हम सब ने आपको इस रूप में देखा है हमेशा हंसते मुस्कुराते, पर एक तो रूप वो होता है जो सब देखते हैं, दोस्त भी देखते हैं, लेकिन एक रूप होता है जो आप ही को पता होता है। आप वी गो थ्रू सो मेनी फेजेस। कोई ऐसा फेज जिसने आपको तोड़ दिया हो? हमारे यहाँ बड़े शरीर में रिवाज है इश्क में नाकामी पे मजनू बनने का, तो वो जो है हमारी तरफ भी वो रिवाज
कायम हुआ, बल्कि अच्छी जैसे कहते हैं ना पूरे रीति रिवाजों के साथ उसे मनाया गया काफ़ी अर्से पर। वो जिस तरह से नून राशिद का है कि ये 9 साल का वक्त यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पे वक्त गुजरे। So you have gone through that. Yeah. और कितने साल रहा? 2-3। So let's go and have this home tour. नाश्ता भी करते हैं और बातें भी करते हैं। श्योर, चलें जी, आइए। अच्छा, दिस इज द डाइनिंग रूम। Yes, कितना it is. खूबसूरत है, आई लव द फर्नीचर। ये किसकी चॉइस है? ये जी मेरी बेगम की, और ये जो एक टेक्सचर साइज पे पेंट है ये भी उन्हीं की मर्जी से हुआ है। ये सही शुरू करो ना, थोड़े की तरह सारा कुछ। ये कौन सी जुबान है? सराइकी? ये सराइकी है। अच्छा, आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं है? मैं बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से हूँ। ज़ैनब से शादी कब हुई, कैसे हुई? ज़ैनब से शादी जी मेरी नवंबर में हुई, ये 2021 में, और हुई ऐसे कि बड़ी सादगी से हुई। अच्छा जी, अब आई वुड रियली वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग। वी ऑल हैव आवर टर्निंग पॉइंट्स इन आवर लाइफ्स। आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट एक्चुअली ज़ैनब से मिलना था। एक वो जो पॉजिटिव एनर्जी थी, और वो एक एक्चुअल सही में एक पॉजिटिव साथ का आपके साथ होना, उसका एहसास वो मुझे पहली बार हुआ। मतलब मुझे पहली दफा जिंदगी में लगा कि हाँ, इससे शादी हो सकती है। हे क्यूट, बड़ा मुझे मजा आ रहा है। अब मैं आई एम वेटिंग कि ज़ैनब भी ज्वाइन करें, बट शी इज मेकिंग अ नाश्ता फॉर अस। ज़ैनब से शादी, वाज इट अरेंज्ड मैरिज और वाज इट लव मैरिज? इट वाज एन अरेंज्ड लव मैरिज। कैसे मिले थे, प्यार कैसे हुआ था? असल में हमारे पेरेंट्स जो है वो पोस्टेड थे 86-87 में एक ही शहर में, ले गया मैं। ओके। तो माय फादर वाज इन जुडिशरी, हिज फादर वाज इन पुलिस, और हर फादर सॉरी। तो फिर हुआ ये कि बस वहाँ से जानते थे हम लोग पहले से थे, तो वो फिर प्यार में बदल गया और फिर शादी हो गई। दोस्त थे? हाँ। अच्छा, आप चूंकि लिखते भी हैं, शायर भी हैं, कोई बुक पब्लिश की है? जी, मैंने 2017 में एक नज़्मों की किताब पब्लिश की थी उन्वान के नाम से। क्या बात है, वज़ी प्लान्स हैं आपके? जी बिल्कुल, मैं लिख रहा हूँ और उम्मीद है कि एक और किताब लिखूंगा। क्या बात है, वकालत भी हो रही है, एक्टिंग भी हो रही है, शायरी भी हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है बात करते करते। और ज़ैनब इज हियर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आप खाते नहीं हैं बिल्कुल भी? आई मीन एग फ्री। अंडा खाते हैं, ये बनाया है मरहूम की वाइफ ने, ज़ैनब ने। ज़ैनब माशाल्लाह से थैंक यू सो मच। सॉरी, ये देखें, ये आता है तरीका। जिंदगी कितनी सीरियस थी कि आपने सोचा कि एक कॉमेडियन से शादी कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ये था। मेरी जिंदगी बहुत बोरिंग और सीरियस और ऑन प्लान स्केड्यूल थी। फिर मैंने सोचा कुछ रैंडम करते हैं। नहीं, वाकई क्या ये होता है ना, हमारी जिंदगी में किसी न किसी की कमी होती है, और जब हम उस इंसान से मिलते हैं हम कहते हैं यार नाउ इट्स परफेक्ट। तो हैव यू फेल्ट द सेम? या आई लाइक टू से दैट ऑन टीवी। So good. अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ज़ैनब हैज़ हर क्लोथिंग ब्रांड, टीचिंग भी करती हैं, और जहाँ तक मुझे पता है जो मुनफरिद बात है इनके ब्रांड की कि सिर्फ एक पर्टिकुलर साइजेस नहीं है जो ये डिज़ाइन करती हैं, बल्कि डिफरेंट साइजेस को केटर करती हैं। टेल अस अबाउट दैट। बिल्कुल, द रैक कट्योर का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्लस साइज को केटर करते हैं, एंड वी आर साइज इंक्लूसिव। सो वो लोग जिनके साइजेस जनरली बाकी जगह पे नहीं मिलते और वो प्लस हैं स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, वी मेक क्लोथ्स फॉर देम। तो ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल एक बहुत पर्सनल जर्नी है, मेनली बिकॉज आई वाज स्टडीइंग अब्रॉड, और कभी किसी भी किस्म के आउटफिट में साइज ना मिले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। सो वेदर इट वाज जीन्स और ड्रेसेस और टी शर्ट्स, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। जब मैं वापस आई, ऑब्वियसली बहुत जंग खा के वेट गेन किया था, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, शलवार कमीज नहीं मिल रही, दर्जी के पास गए हैं वो भी खराब सी रहे। So I thought that this is about 30% of the population जो overweight obese है, men and women, and nobody caters to that. अच्छा, कोई ऐसी चीज मरहूम की जो हमें नहीं पता, जो आप बताएं, समथिंग यूनिक। चलो दस दें। ये समथिंग यूनिक अबाउट मरहूम। He's very deep, he's very serious, he's very sensitive and emotional. इस शो के तवज्जो से I would love to experience that। कोई शेर अपनी वाइफ के नजर। हाय हाय। हमने जिनको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम थे, जमाना तू था। अरे वाह वाह वाह, फाइनली आज इस शो के तवज्जो से क्या बात, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि ज़ैनब के अंदर चेंज हो जाए? कोई एक तो होती है। देखिए, ये बिल्कुल डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आंसर है। बाकी ना बिल्कुल सही है। कोई एक चीज जो आप चाहती हैं मरहूम में चेंज हो जाए? हर लड़ाई में ना आगे से एक जोक आ रहा होता है, तो वो लड़ाई कभी कंप्लीट ही नहीं होती। You're saying कि he's not being serious when you're fighting? Yeah, he's very. He needs to be serious. Yeah. When at least when we're fighting. At least when you're fighting.
अच्छा, मुझे ये पता है कि ये चुपके चुपके गाना भी गाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज मेरा घर के तवज्जुह से हम सब आपका सराइकी गाना सुने। मेरा सराइकी गाना? यस। साढ़े डेरे गाजी खान दे अड्डे ते न्यू खान ते बहंदे चन है टाप दी रन है उंदा गौर दे नाल असा लिठा है छोकरी कूला सन है टाप दी रन है। बस इतना ही आता है। I loved it though, है ना? मजा आया, दिल से अदायगी थी। परफॉर्मर तो हम अच्छे हैं ही, कोई शेर मजा आ जाए जिसमें। किवें साकू याद ना रासी उंदे घर दा रस्ता दू ता सारे जंगल आसन त्रै ता सारे दरिया शाम थी वण तू पहला पहला इंजी वस्ती आसी वाई ठडियां ठडियां मिलसन पानी मिठड़ा मिठड़ा ई दरिया दे ठिलन वाले मूल पिछाना वलसन राही डेंदा रासी रिफत राही देखण वाला किवें साकू याद ना रासी उंदे घर दा रस्ता। I had a great time having both of them on my show. आपको कैसा लगा आज का शो? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। This is me सारा बलोच signing out और जाते जाते हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। बैक टू एक्सप्रेसो। इस वक्त हम कुछ मुझे लगता है कि सबसे अहम मौजू है, इससे अहम कोई मौजू नहीं है जिस पे हम बात कर सकते हैं, वो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से है, ज़मीन को पानी को ख़तरात जो लाहक है उन लाहक ख़तरात के हवाले से है, ग्लेशियर्स के पिघलने के हवाले से है, बारिशों का मामूल से कम या ज़्यादा होना, ये जितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं इस सबसे ही दुनिया भर का और बिलखुसूस हमारे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा है। चोलिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है आपको बखूबी इल्म है, वहाँ पर खुश्क साली है, जानवरों और इंसानों का क्या हाल है, फसलों का क्या हाल है। और दूसरी जानिब हम अगर अपने नॉर्थ में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको मालूम है कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं और पूरे के पूरे गांव को साथ भाग के ले जाते हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ऐसा लगता है जैसी सूरत हाल बिल्ट हो रही है, बढ़ता चला जाएगा। इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ अमीर साहब मौजूद हैं, माहिर हैं आबी उमूर के, आप इनको जानते हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। इसी हवाले से हम इनसे बात करते हैं, इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। एक तो सबसे पहले हमें बताइए कि फंडामेंटल इशू है क्या ये जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जिसको पाकिस्तान फेस कर, अब तो यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी उन 22 ममालिक में शामिल कर लिया है जो कि इस हवाले से अलार्मिंग सिचुएशन में है। योर टेक ऑन दिस। जी, वी आर नंबर 8 एंड अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग ऑफ मोस्ट वल्नरेबल जो पाकिस्तान है ना, नंबर 8 है। उसमें से जो पहले 7 मुल्क है ना जी, उनकी कोई हैसियत नहीं, उन सबको अगर इकट्ठा मैं कर दूं तो उनकी पॉपुलेशन जो है ना वो कराची से कम है। अच्छा। तो इट्स रियली इमटीरियल कि वो अपने रैंकिंग में समोआ है, उसको कहते हैं फिलीपींस में भी, मालदीव्स है, दीज आर वेरी स्मॉल बेबी कंट्रीज जिनकी कोई मतलब ना हैसियत किसी तरह की नहीं है। तो यू आर एट द फोर फ्रंट ऑफ व्हाट आई कॉल मल्टीपल थ्रेट सिस्टम्स। एक तरह की कंट्री को सिर्फ ड्राउट आता है, किसी को कोई फ्लड आ जाते हैं, कोई मतलब यूरोप के अंदर इस तरह। वी हैव ऑल द 5 मेनेसेस जो उनसे इसके अंदर हैं, पाँचों की पाँचें जो से चिमड़ रही है। उसमें सबसे ज़्यादा फ्लड्स हैं, 210 से आप ले लें आपकी क्या हालत बनी। देन यू टॉक अबाउट ये ग्लेशियर्स की मेल्टिंग। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट होस्टिंग कंट्री ऑफ ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जो है ना जी, ये हमारी जो रेंजेस, तीनों रेंजेस यहाँ पर हैं, हिंदू कश है, हिमालय है, कोराकोरम है, तो वही हमारी मेन रिसोर्स है। देन यू कम डाउन टू ड्राउट्स। इस वक्त जो करंट सिचुएशन के अंदर है ना, द मोस्ट सीवियर वार्निंग इज ऑफ ड्राउट्स। अभी एक रिपोर्ट है, IPCC इज वेरी वेल नोन इंटरनेशनली जो इसके लिए 2022 की है। साउथ एशिया इज द फोकस ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो नेसा पे ले रहा है ना, उसको कहते हैं, और हम तो सैटेलाइट से लेते हैं ना, उसने एक ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी बना ली, वो हर जगह बताता है किधर क्या हो रहा है। तो अबाउट 7 to 9 डिग्री जो सी ना इंक्रीज है टेम्परेचर में फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड नाउ विच यू आर गेटिंग इनटू मई। तो ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो सी ना दे आर ऑल ब्रोकन। So you're talking about India, Pakistan, Nepal. I think this is where the focus is right now of the world also. तो ये हम कहते हैं कि जी हम इसको जो है टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पर, इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि अभी ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आगे जाके मजीद संगीन होगा। अभी जो हम क्लाइमेट चेंज को लेकर दीगर मामलात को देख रहे हैं, चाहे पानी के बहरान का ख़तरा हो, ग्लेशियर्स का पिघलना हो, पानी की किल्लत हो, ये सारे मामलात हैं। ऑब्वियसली इसको ओवरकम करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम। हमें इसका प्रोसेस जो रिकवरी का है वो भी बहुत ग्रेजुअली होगा। डू यू थिंक कि हम उस चीज़ की तरफ अभी आए हैं या अभी सिर्फ हम बहरान की तरफ ही जा रहे हैं, हम इसकी तरफ को बेहतरी की तरफ? लेकिन हमारा तो इसको क्रिएट करने में कोई जो है ना वास्ता नहीं है। वी आर नॉट अ कंट्री जिसकी CO2 इमिशन जो है ना हाई है। हमारा नंबर 135 है। आई मीन वी आर सॉर्ट ऑफ नो नेशन इन दैट। लेकिन जहाँ इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, जिसका जैसे हम कसूरवार नहीं है, लेकिन वी आर गोइंग टू फेस द ब्रंट ऑफ दिस ये जो सी है उसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो वी हैव पॉलिसीज, हमारी एक वाटर पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी है, मैं भी उसके अंदर आई स्पेंड सम टाइम ऑन दैट अर्लियर। तो एनवायरमेंट पॉलिसीज और बिग नाइस डॉक्यूमेंट्स इन द शेल्फ्स,
जहाँ इम्प्लीमेंटेशन आती है वहाँ पर भी जीरो। इसके अंदर जो है ना मेन चीज़ है अडेप्टेशन, कि आप इसके साथ मुताबिकत किस तरह पैदा करते हैं। जो नासा ने वार्निंग दी है वो कह रहे हैं जी बंदे हज़ारों और लाखों में मरेंगे इस साल, हज़ारों और लाखों में। आपको याद है फोकस एशिया है, साउथ एशिया, नॉट एशिया, साउथ एशिया। तो उसमें ये है कि यू रियली नाउ, अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो ये 10 दिन के बाद ना वी गेट सम रिस्पाइट, थोड़ी सी अगर अर्ली मानसून हमें मिल जाए। लेकिन करंटली तो आपको सूरत पता है। जब भी हम ये कतई कलामी की माजरत पॉलिसी मैटर्स की बात करते हैं तो मेरे इनफैक्ट आपके जहन में भी ऐसा ही लगता है, बीइंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट आती है माइंड में, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट, आम शहरी यही सोचता है और हम उसके मुंह की तरफ देखते हैं। और जब मिसाल हम वेस्ट की देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वेस्ट के अंदर जो एक आम सिटीजन है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने शहर की जानिब, अपने माहौल की जानिब। हमारी शहरी जिम्मेदारी क्या है, इनफरादी जिम्मेदारी क्या है हमारे शहरियों की कि हम मिलके इस मैनेज से लड़ें? देखिए पहली चीज़ तो है कि स्टॉप लुकिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ये भूखी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो नए कहते हैं कि जी बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है ना जी, कि हम तो अनफॉर्चुनेटली ये जो भी है उसको कहते हैं इमोशनल स्टेटमेंट है। आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स part of the thinking of some people, mindset है। तो उसमें the responsibility has to come, the effect is on you as an individual, the effect society के ऊपर तो जो होगा गरीब आदमी है उसके पास पंखा नहीं है, वो बाहर खड़ रहा है, उसने मरना है। लेबर है जो उनसे पहले 8 घंटे है, उसको दिहाड़ी पर कोई लेने को बंदा तैयार नहीं के लिए 8 घंटे तो काम कर ही नहीं सकते, ये तो 4-5 घंटे करेगा। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, बच्चा वहाँ सारा दिन दाएं बाएं शाएं देख रहा है, उसको कहते हैं पढ़ा खाकी पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो 3-4 घंटे हाजिरी देने के लिए। तो वन ऑफ द मेन लॉसेज इकोनॉमिकली जो हम बेस कर रहे हैं ना, वो है दी लॉस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एट ऑल लेवल्स, नॉट ओनली एट द मजदूर लेवल बट एट ऑल लेवल्स। तो एक ये दूसरी चीज़ ये कि जो उनसे हॉटस्पॉट्स हैं पाकिस्तान, वी आर द हॉटेस्ट place on the planet, Jacobabad 51 some points 51.52 के करीब जहन्नम है। 1 लाख की पॉपुलेशन है, इट इज लिविंग इन द हेल। और हेल कौन सी होगी पता नहीं कौन से किस तरह की होगी, बट दैट्स पार्टी विच इज आपको एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ये जैसी लू अब चल रही है, इट्स टोटल लॉस इन प्रोडक्टिविटी है सिस्टम का। तो अब ब्रेक डाउन होंगे, बिजली नहीं आती कई जगह, तो अब आपके यहाँ तो ये चल रहे हैं ऐसी वहाँ 13-15 घंटे बिजली नहीं आ रही, इसको कहते हैं। तो ये चीजें हैं कि यू हैव टू अडॉप्ट एट योर लेवल। दरख्त है तो उसके कहीं सरकार लगाया, जैसे इसकी रिपेयर क्या हम शुरू कर चुके हैं? अभी तक रिपेयर हमने शुरू नहीं किया। इंडिविजुअल लेवल पर तो हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। वी नीड टू गो मासिव। ये एनडीएमए का ये काम नहीं है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। जब कोई फटा पड़े तो जी वो एक उठकर जनाब आ जाए जनाब के जी हम आ रहे हैं। दैट्स नॉट हाउ यू डिफाइन दैट मैसिव। मैसिव जो है ना वो ये कि यू स्टार्ट पुटिंग अडेप्टेशन सेंटर्स, यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लेवल ऑफ द तहसील, टुवर्ड्स द लेवल ऑफ द यूनियन काउंसिल। आप उस पर मूव करें। आप लोगों को एक सेंसिटाइज करना सिर्फ इनफ नहीं है। अब सोलर था भी, किसी गरीब आदमी को आप बजाय पैसे देने के बैंकों के अंदर आप कहते हैं जी बेनजीर प्रोग्राम है फलान, डोंट डू दैट। गिव देम व्हाट दे रियली नीड एंड व्हाट दे वुड यूज। अगर छोटा सा पंखा है गरीब आदमी को दे दो, मे बी उसको सोलर वाला उसको हेल्प कर जाए। इफ यू गिव पानी के पूल्स बना दें पब्लिकली, जो से ना लाहौर के अंदर पहले एक ही नहर आपकी होती थी, वो तो अब उसको और कामों में आपने 10-15 पूल्स बना दें, ताकि जब इस तरह की सूरत आए, जो गरीब आदमी है ना, देखें हु कैन अफोर्ड एन एसी, हु कैन अफोर्ड ए जनरेटर, उसके लिए नहीं है। जो जनरल पब्लिक आपकी 60% है ना, डेजर्ट्स हैं आपकी, डेजर्ट्स के अंदर हेलिश कंडीशन इस वक्त बने, अब तो हर जगह बन रही हैं। जो सिटीज हैं जी उनकी कोड्स को चेंज कर दें, जो उनकी कंस्ट्रक्शन कोड्स हैं चेंज कर दें। अंग्रेज के दौर में आपने याद हो कनाल रेस्ट हाउस कभी शायद आप विजिट किया हो लाइफ में, वो दीवार इतनी ऊंची होती थी, इट इज अबाउट 18 फीट, उसके ऊपर मिट्टी डालता था। आपने सारे अपने डिजाइन को, इटालियन कहता है मैंने टाइल लगानी, को कहता है मैंने फ्रांस से विला का डिजाइन लेकर आना है, जो इस एरिया की मुताबिकत करता है ना, जो एरिया इस डिजाइन के लिए यूजफुल है, जो इंसुलेशन यूजफुल है, मिट्टी बहुत अच्छी यूजफुल इंसुलेशन है। गो बैक टू योर ओल्डर बेस इफ यू वांट टू सर्वाइव। देयर अब तो सर्वाइवल का देखिए, जो स्पीशीज है ना वो मूव करना शुरू कर गई हैं। हर पाकिस्तान के अंदर हर स्पीशीज ऊपर कीड़े हैं, चिड़ियाँ हैं, डॉल्फिन है, जो चीजें ना ऊपर को मूव करी जहाँ उसको टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने खुद भी कहा कि हमें अपने मॉडर्न वेज को तर्क करके हमें अपनी पुरानी जो प्रैक्टिसेस है उसकी तरफ जाना है, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों को आइडिया भी नहीं है कि हम किस बहरान की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो पानी के यूजेज के हवाले से हो, अभी जो हीट वेव का मामला है, ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला है। आप लोगों को पानी से लेकर एवरीथिंग, इन एडॉप्टेशन जो आपने चीज़ें बताई हैं, इन पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम स्टेट की तरफ तो नहीं देख सकते, एक छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम किस तरह से इसको ओवरकम देखें। इंडिविजुअली तो ये है कि सम गाइडेंस,
जैसे हीट वेव आई है, इसके 7 प्रोटोकॉल्स हैं। आप उनको जिस तरह पहले आप उन्होंने किया ना उसका कोविड के अंदर, और ये करो जनाब, उसको इतना टीके लगवाए, यू गो इन अ मसिव मैसेज, बजाय मुझे टेलीनॉर के ऊपर वो फजूल किस्म का मैसेज, मुझे हीट वेव का मैसेज दे देना। ट्राई टू गेट ऑन विद दैट। जो उसके 6-7 प्रोटोकॉल 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हेल होगी। 12 से 3 बजे के लिए जॉनसन व्हाट यू डू इज आप चेंज करें प्रोडक्टिविटी के आवर्स को, कहें जी ना हम जॉनसन सुबह 6:30 बजे काम शुरू कर देंगे, ठीक है ना जी। हमने जौन सी गाड़ियों में कोई गाड़ी जौन सी जाती है जिसके अंदर एक बच्चा जा रहा है ना, उसका चलान कर दें जी 5000 रुपया। यू डोंट हैव राइट। वो जो इक्विटी ने उसको लेकर आए, पूरी दुनिया में मैं जहाँ जाता हूँ बसेस के ऊपर बच्चे जाते हैं। ये वहाँ चंद मुल्क हैं जहाँ पर उसको इतने बच्चे जो हैं उनके लिए एक बंदा एक गाड़ी। उसके साथ क्या हो रहा है कि आपके मेन एमिशन जो से आ रहे हैं ना पाकिस्तान के खास तौर पर, वो आ रहे हैं गाड़ियों से। एयर ट्रैवल का तो हमारा है ही नहीं, दुनिया में एयर ट्रैवल है, हमारा एयर ट्रैवल का नहीं है ना। हम कोल लगाते हैं ज़्यादा, वी डोंट यूज़ कोल, और जैसे इंडिया या दूसरे मॉल हैं, तो इसको जरा कंट्रोल कर लें। देयर आर वेरी सिंपल थिंग्स विच यू कैन गेट द मैसेजेस आउट। सिमिलर जैसे मैंने सोलर का कहा, सिलेबस के अंदर भी हमें ये पढ़ाने की जरूरत है जी। अभी तो पढ़ाने से निकल गया ना आगे काम, वो तो सिर्फ बच्चों के नहीं, वी आर ऑल गोइंग टू फेस इट। मैंने इस वक्त जिनसे कहा था कि इसको आप अभी उसका था एक बड़ा फैक्टर है अर्बनाइजेशन का, आपने जिक्र किया, उसको हम रोक नहीं सकते ऐसा लगता है, और जब रोक नहीं सकते तो हमारे पास कोई टाउन प्लानिंग भी नहीं है ऐसा। इसका क्या हल है जी? इसका हल लोगों को कैसे हम अपने इलाकों तक ही महदूद करें? आप नहीं कर सकते, जैसे आपने कहा पीपल विल माइग्रेट। सबसे बड़ी जो सी चीज है ना क्लाइमेट चेंज की, वो रीसेटलमेंट एंड माइग्रेशन। जो एक दफा आ जाते हैं वो वापस जाने को तैयार नहीं है। ठट्ठा बदीन कराची में से 5.5 लाख की पॉपुलेशन थी, इस वक्त 1.5-2 लाख है। वो 3 लाख बंदा वहां से चला गया। इट हैज नेवर कम बैक एंड इट विल नेवर कम बैक। सेम इधर हो रहा है। जो इधर अब क्या होता है, ये लोग कुछ जो से चोलिस्तान वाले ना, ये सारे आकर भावलपुर के करीब बैठ गए। नहर है ना साथ, अभी आप पिक्चर्स दिखा रहे थे। तो डॉक्टर परवेज, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह जरूर आपसे इस पे बात होती रहेगी और आपके तजर्बे से फायदा उठाएंगे। एक मैसिव कैंपेन चाहिए, पूरी एक कौमी जिम्मेदारी के साथ हमने, अगर हम इसको अडॉप्ट कर लें और ये सोच लें कि हमने इसको फाइट करना है तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज जो खतरात सामने आ रहे हैं ये आने वाले वक्त में बढ़ते चले जाएंगे और नुकसान होता चला जाएगा। ऐसा लग रहा है गोइंग टू बी वर्स। अभी से हमें एहतियात की जरूरत है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं, अब शो का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन जाते बहुत अरसे के बाद हमारी जिंदगी में खुशी आ गई है। हमारी साइड पे भी खुशी। वेलकम, कैसी हैं आप? बहुत खुश। कभी भी लफ्ज़ साथ नहीं देती खुशी। अच्छा खुशी, ये बताएं कि आज आप हमें किस तरह की एक्सरसाइज बताने वाले हैं? आज कार्डियो नैप्स डे है, सो आज 4 एक्सरसाइज करवाऊंगी, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगी। ठीक है 4 एक्सरसाइज लूँगी। ट्यूसडे को हमेशा कार्डियो नैप्स होता है। सो गाइस, हम किसी तरह का भी सर्किट कर सकते हैं, टाइमिंग अपनी मर्जी से सेट कर लें। हिट वर्कआउट होता है मोस्टली, दोबारा कर सकते हैं 20 सेकंड्स ऑन 10 सेकंड्स ऑफ, या आप 30 सेकंड्स ऑन 10 सेकंड्स ऑफ भी कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा टाइम भी बढ़ा सकते हैं इफ़ यू वांट मोर इंटेंस वर्कआउट। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन क्लाइंबर से। वेरी इजी एक्सरसाइज। palms right below your shoulders, head to heel in 1 line, pull the knee towards the chest and breathe out and stomach tucked in. Second exercise would be on the floor. आपको एक डंबल चाहिए, आपने kicks करनी है, ab kicks, crunches on the right side, then on the left side. Seated होंगे guys. Breathe out on the right, then on the left. Tuck your knees in and extend your legs on the other side. On the right side, and tuck your knee in and extend on the other side. And keep breathing out. Third exercise is, again guys, plank walk. Stomach tucked in. From forward, then backwards 3 steps. Forward 3 steps, and then backwards 3 steps. One more exercise left guys. On your back again. Legs up. Tuck your knees in. Hands behind your head. And cross crunches. ISO cross crunches. आपने legs move नहीं करने. And as you lift your elbow up towards your right knee, left elbow, right knee, and breathe out as you reach out. कुछ में से आप क्रंचेस बता रही हैं, बड़े मुश्किल है वैसे। Yes, तो I think youngsters भी देख रहे हैं, उनके लिए ये ठीक है। तो 40+ ये ट्राई ना करें, ठीक है? 40 से नीचे ही ट्राई करें। हाँ, 3 सेट्स कितना करना है ये गाइस, आप बढ़ा भी सकते हैं, सर्किट 5 से 6 भी कर सकते हैं। ये हिट की तरह होगा, टाइम के साथ होगा। मैंने एक्सप्लेन किया था, टबाटा भी कर सकते हैं। 20 सेकंड्स ऑन 10 सेकंड्स ऑफ, 30 सेकंड्स ऑन 10 सेकंड्स ऑफ। 4 एक्सरसाइज है, 2 मिनट का राउंड होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है?
4 or 5 circuits. It's not as easy as it looks. Thank you very much. बहुत Welcome. शुक्रिया, खुशी। आप ज्वाइन करेंगे, आपको इजी नहीं लगा? आप तो करेंगे जी, अब तो हमने सोच लिया है। इरादे की एक नेकी होती है, वो हमें मिल गई है, और अमल की बाकी होती है। खैर, वी होप कि आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा। अच्छा शो था भी, आज हमने बड़ा अच्छा कंटेंट रखा हुआ था। So I enjoyed personally. हाँ, so do I. I did. जनाब इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिए।